नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज एक्चुअली में स्टाफ है नहीं हमारा टेक्निकल, तो कुछ हमको टेक्निकल काम भी करना है और इसमें थोड़ा सा हमारा हाथ तंग है, तो अभी वही सही कर रहे थे। और चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो जीएस पेपर 4 से है। और प्रश्न एक बार हम पढ़ दे रहे हैं कि भारत में ऐसे कौन से संस्थान हैं जो सार्वजनिक सेवा में नैतिक जवाबदेही को जो है वो बढ़ावा देते हैं और इसे सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियां हैं। तो ये प्रश्न है और प्रश्न 12 अंकों के लिए है। तो आज हम इसी को करने वाले हैं। ये कुछ सूचना है, मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक पेपर से यहाँ जो है वो टेस्ट कराया जाता है। तो इस समय तो आप चैनल पे ज़रूर बने रहिए, इसे विजिट करिए, देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। वीकली करंट भी हमारा प्रत्येक शनिवार को आता है, तो आप लोग इस समय भी इसको देखें। मॉर्निंग में जो है वो 9 बजे। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न एक बार हम और पढ़ दे रहे हैं, और आपको भी जब भी आप, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, जब भी आप प्रश्न करिए तो बहुत ध्यान से जो है पहले प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न की डिमांड क्या है वो जब तक आप क्लियर ना हो जाइए तब तक आपको जो है वो आगे उत्तर नहीं लिखना है। भारत में ऐसे कौन से संस्थान हैं जो सार्वजनिक सेवा में नैतिक जवाबदेही को जो है वो बढ़ावा देते हैं और इसे सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियां हैं। तो सार्वजनिक पद पर आसीन लोग अपने निर्णय और कार्यों के लिए जनता के प्रति जो है वो जवाबदेह होते हैं। उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्यों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होना होता है। मतलब जो भी सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, तो उस ड्यूरेशन वो जो भी काम करते हैं तो उस काम के प्रति उनकी जवाबदेहिता तय होती है। अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं तो उसके लिए उनको पनिशमेंट भी मिलता है। जब आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी एक कार्य होगा और आपसे ये उम्मीद की जाएगी, आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि आप इसको भली भांति तरीके से करिए। और अगर आप इस सब चीज़ों में शिथिलता बरतेंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो इस समय तो सरकारें आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अब वो समय चला गया है कि सरकारी नौकरी पा जाइए और जो है ऐश करिए, तो वो ऐश नहीं है। अब यहाँ भी संघर्ष है, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि चूंकि अब जवाबदेही जो है वो बहुत हद तक सुनिश्चित की जा रही है। भारत में जवाबदेही तंत्र को मोटे तौर पर 2 भागों में जो है वो वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसमें सबसे पहला कि राज्य के भीतर जवाबदेही और राज्य के जो है वो बाहर जवाबदेही। तो आपको ऐसे ही बहुत संक्षेप में छोटी सी भूमिका लिख करके और भूमिका में ही जो है अपने मूल जो प्रश्न की जो डिमांड है उस पर उतर जाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि आप भूमिका लिखने के लालच में फंसे तो आपके साथ दुर्घटना होना तय है। और वो दुर्घटना कैसे होगी कि लास्ट में जाकर के आपका जो 12-12 अंक के हैं 2-3 प्रश्न छूट के आने तय हैं। और यदि 2-3 प्रश्न आपके एक पेपर से छूट गए, 6 पेपर है, तो फिर आप सोचिए कि क्या स्थिति होने वाली है। तो राज्य के भीतर में यदि देखा जाए तो सबसे पहली जो संस्था है वो संसद है। और संसद के प्रति जवाबदेही जो है किसकी है, तो सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रशासक राजनीतिक कार्यपालकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि अंततः संसद के प्रति जो है वो जवाबदेह होते हैं। मतलब ये जो हमारी संसद है इसके प्रति अगर देखा जाए तो विधायिका प्रत्यक्ष तौर पे और अपरोक्ष रूप से कार्यपालिका भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है संसद के प्रति। मतलब आप राज्य के भीतर जो पहली बॉडी बता रहे हैं कि वो संसद की बता रहे हैं। फिर दूसरा जो है न्यायिक जवाबदेही होती है कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदत्त विशाल विवेकाधीन शक्तियों की उचित जांच और नियंत्रण की जो है वो आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एसडीएम बन गए, आप डीएम बन गए, तो आपके पास तो वैसे बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं और भी शक्तियां होती, तो जो और शक्तियां होती हैं वो
संविधान के दायरे में रहती है कि आपको एक नियम दे दिया गया है, आपको उसी के अनुसार काम करना है। लेकिन ये जो विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं तो थोड़ा सा यहाँ आपको लिबर्टी मिलती है, और आप अगर चाहें तो यहाँ बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, और यह कुछ अनुचित लाभ पाने के लिए कुछ घपला भी कर सकते हैं। तो वही कि आप घपला ना करें, आप अनैतिक ना बने रहें। तो इसके लिए क्या है कि आपकी जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उसकी जो है वो न्यायिक जांच भी होती रहती है। यदि कोई नागरिक प्रशासन की किसी कार्रवाई की निष्क्रियता से असंतुष्ट है तो वो अदालत में जो है अपना पक्ष रख सकता है। मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, अगर वो अपने कार्य को सही से नहीं कर रहे हैं तो उनकी शिकायत लेकर के जो है हम लोग न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं, या इनके माध्यम से यदि आपको न्याय नहीं मिल रहा है तब भी आप जो है न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है। फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त की बात है, तो इसके उद्देश्य केंद्रीय और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकना और नियंत्रित करना है, जो लोक सेवकों की अधिकांश श्रेणियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें प्राप्त करेगा और उसकी जांच करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो है, आपने संसद बताया, न्यायपालिका बताया, फिर लोकपाल और लोकायुक्त की चीज़ें बताई कि ये किस तरीके से एक तरीके से जवाबदेही को जो है वो सुनिश्चित करने का प्रयास इनके माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे सीवीसी कहते हैं, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायतें जो है वो प्राप्त करने और उचित कार्रवाई की जो है वो सिफारिश करती है। मतलब ये जो केंद्रीय एजेंसी है ये भी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करती है। इसी संदर्भ में सीएजी की भी महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका होती है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की। सीबीआई आंतरिक लेखा परीक्षा एवं शिकायत निवारण तंत्र भी जो है वो सार्वजनिक सेवा में नैतिक जवाबदेहिता को बढ़ाने में उल्लेखनीय जो है वो भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से जवाबदेही को जो है वो सुनिश्चित किया जाता है सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये एडवर्टीजमेंट है, और ये मुख्य परीक्षा के बैच को लेकर के है, क्योंकि अभी जो समय है वो बेसिकली मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है। क्योंकि जिनका पीटी हो गया है वो भी मुख्य परीक्षा पढ़ ही रहे होंगे, जिनका खुदा न खास्ता नहीं हुआ, कुछ नंबर से रह गया, कुछ आयोग की गलती से रह गया, कारस्तानी ही कह लीजिए, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला फिर फॉर्म आ ही गया, आप लोग भर ही रहे होंगे, और 12 अक्टूबर अभी समय है, तो बहुत बेहतर है कि अभी 3-4 महीना लग करके मुख्य परीक्षा को टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक से आप उसको प्रैक्टिस कर डालिए। क्योंकि अगर आप अगली बार पीटी पास हो रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पीटी पास होना इस समय कितना टफ हो गया है, कि एक तो सब कुछ लाख परिश्रम करने के बाद कहीं न कहीं आपके भाग्य की डोर जो है वो आयोग के हाथ में बंधी रहती है, कि मतलब 12-12, 18-18 क्वेश्चन डिस्टर्ब कर देना, मतलब क्या ही कहा जाए इस संस्था के ऊपर। मतलब यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं अब उनको तो अब कायदे से तो रिजाइन कर देना चाहिए कि एक पेपर भी नहीं आपसे बन पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी क्या करिएगा, वो सिस्टम है, वो जब हम लोग देते थे तब हम लोग भी फेस करते थे, वो नया नहीं है। और ये आयोग सुधरने वाला इस पे नहीं है। जब तक कोई बहुत ठोस डिसीजन सरकार के स्तर पर, न्यायपालिका के स्तर पर या विद्यार्थियों के स्तर पर न उठाया जाए, तब तक तो ये कमियां चलती रहेंगी। लेकिन अपने हाथ में क्या है, तो हमारे हाथ में यही है कि इस बार इतना कस के मुख्य परीक्षा को पढ़ के तैयार कर लीजिए कि अगली बार जब पीटी आपका निकले तो फाइनल सिलेक्शन लेकर के फिर ख़त्म करिए इस चक्र को। क्योंकि ये कितना मानसिक ट्रॉमा में स्टूडेंट रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, और इस बार तो हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी फेल किए हैं, मुझे इसका बहुत अफसोस भी है, लेकिन क्या किया जाएगा। हम उनसे भी यही कहते हैं कि अभी मुख्य परीक्षा पढ़िए और इसको ज्वाइन करिए। इसमें क्या है कि हम डेली प्रश्न देंगे, डेली आंसर लिखना आपको बताएंगे, आप लिख करके भेजेंगे, आपकी कॉपी चेक करेंगे और फिर जो है मॉडल आंसर देंगे। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें।
देखिए इस तरीके से आप मॉडल आंसर भेजेंगे, हम चेक करेंगे, नहीं सॉरी आप आंसर भेजेंगे, हम चेक करेंगे और जो भी कमी रहेगी वो तो बताएंगे ही बताएंगे, और फिर इस तरीके से मॉडल आंसर भी आपको देंगे। तो यहाँ क्या होगा कि आपका प्रत्येक टॉपिक से जो है न केवल आपका प्रश्न हो जाएगा, और जब आप परीक्षा देने जाएंगे अगला या इसी, और जो बच्चे इस बार दे रहे हैं उनके लिए भी है कि अगर वो थोड़ा सा फुल बैच को ज्वाइन करेंगे तो जल्दी जल्दी उनके पास भी परीक्षा के समय एटलीस्ट 500 प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला रहेगी कि अगर वो वही तैयार करके जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। फिर पहला तो मैंने बताया राज्य के अंदर जवाबदेही। अब जो है अगला जो टॉपिक है कि राज्य के बाहर जवाबदेही, क्योंकि जवाबदेही को जो है मैंने पीछे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो अब दूसरे पार्ट को हम बता रहे हैं कि राज्य के बाहर जो जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, तो सबसे पहले चुनावों के माध्यम से। भाई जनता जो है हर 5 साल में अपने प्रतिनिधि चुनती है, और अगर प्रतिनिधि उनका नकारा है, नहीं बेहतर काम कर रहा है, तो 5 साल के बाद उनका कान पकड़ करके बाहर कर देती है और नए प्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो एक माध्यम तो ये हो गया। फिर दूसरा इस समय जो बहुत सशक्त माध्यम है वो है आरटीआई का। आप सभी जानते हो कि ये इतनी सशक्त चीज़ें हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी शिक्षित होगी, लोग जागरूक होंगे, तो इसके माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों ही बहुत कारगर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। तो आप ये बताइए, फिर नागरिकों की निगरानी समितियों की भूमिका, तीसरे महत्वपूर्ण ये है जो समिति है। फिर मीडिया द्वारा भी जो है जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल मीडिया जो है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो इसके माध्यम से होता क्या है कि कोई भी समस्या रहती है सरकारी स्तर पे तो वो निकल करके आ जाती है। और आप देख रहे होंगे कि इस समय अगर आप किसी परेशानी में हैं और अगर आप ट्वीट करते हैं तो उसका रिस्पांस और तेज़ी से आता है, क्योंकि इसका दायरा व्यापक हो गया, ये विश्वव्यापी हो गया, मतलब आपकी समस्या का वैश्वीकरण हो गया। तो जो इससे संबंधित संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो या और भी विभाग हो, तो वो डरते हैं कि अगर ये चीज़ें हम कायदे से नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, और कार्रवाई हो ही रही है। अभी मैंने रिसेंटली आज का या कल का पेपर पढ़ा, उसमें कोई ट्रेन में स्वीपर था और वो जो है कूड़ा जो है ट्रेन का साफ करके और ये पटरी पे फेंक दिया। किसी ने जो है उसका वीडियो बना लिया और वो ट्वीट कर दिया। सोचिए कितना अच्छा पहल था कि एक तो वो नालायक था कि मतलब कूड़ा अगर तुम उठाए ही हो तो उसको एक जगह जहाँ डंप किया जाता है वहाँ ले जाके फेंकते, लेकिन वो थोड़ा सा कामचोरी की वजह से यदि फेंका तो उसको उसके कृत्य की बढ़िया से सजा मिली, वो तो नौकरी से गया ही गया, साथ ही साथ जो ठेकेदार महोदय उसको नौकरी पे रखे थे उनके ऊपर भी आर्थिक जुर्माना लगाया गया। तो ये भूमिका किसकी, ये मीडिया की ही भूमिका है, तो इसकी भी भूमिका आप बता दीजिए। फिर अगला जो है नागरिक चार्टर की भूमिका, और देखिए नागरिक चार्टर तो पूरे अपने आप में एक टॉपिक ही, बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। और अगर आप इस पे डिटेल से जाना चाहते हैं तो इसको लेकर के मैंने पीछे एक क्वेश्चन ही कराया है, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न प्रत्येक बार आते ही आते रहते हैं, अगर एक बार नहीं आए तो अगली बार आना तय है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, नागरिक अधिकार जो पत्र वाला जो मैंने वीडियो कराया है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर जवाबदेहिता जो है वो सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ क्या है। देखिए प्रश्न का तो एक पार्ट आपने बता दिया, अब दूसरे में ये बताना कि जो जवाबदेहिता जो सुनिश्चित करने में समस्याएं क्या आ रही हैं। तो सबसे पहला समस्या है स्वामित्व या कर्तव्य की भावना की कमी, मतलब अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों में स्वामित्व या कर्तव्य की भावना की कमी होती है, जिससे वे उतनी तत्परता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन जो है वो नहीं करते हैं। और ये आज भी जो है जो एक लाल फीताशाही की जो टेंडेंसी है नौकरशाहों में वो देखने को मिलती है कि वो हीला हवाली करते रहते हैं, अपने काम को लेकर के लेट लतीफ़ी करते रहते हैं। उसके पीछे एक तो उनकी प्रवृत्ति हो जाती है कि अरे ठीक है कर देंगे, और दूसरा ऐसा करने के पीछे उनके लाभ और लोभ की चीज़ें भी शामिल होती हैं, क्योंकि इस तरीके से उनको जो है वो अनैतिक लाभ मिलने की संभावना होती है। तो ये एक कारण है। फिर दूसरा जो कारण है भ्रष्टाचार जो है, वर्तमान में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार जो है
वो सबसे बड़ी जो है वो चुनौती बनी हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो होता है वो सब जगह मैनेज करने का प्रयास करता है। और चूंकि हमारा तंत्र भी ऐसा है कि अभी भी उस तरीके से पारदर्शी नहीं है, तो रुपए पैसे के ताकत पे चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप इसको भी बताइए। फिर कमांड मॉडल पर जो है वो आधारित जो अति निर्भरता है, मतलब टॉप डाउन प्रबंधन की संस्थागत संरचना में नौकरशाही की जड़ता और अलग अलग प्रबंधकीय जो प्रयास हैं सेवाओं की आपूर्ति में जो है वो प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाए हैं। तो आप इसको भी बता दीजिए। और इसको बताने के बाद फिर एक छोटा सा जो है आप निष्कर्ष दे दीजिए कि इस प्रकार देखा जाए तो सार्वजनिक सेवा में नैतिक जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के समक्ष जो है कुछ चुनौतियां भी हैं और इसके समाधान की जरूरत भी है। मतलब ये जो आपने चुनौतियां दिखाया तो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल चुनौतियां हैं और इसके समाधान की जरूरत भी है। और देखिए इससे ज़्यादा निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर निष्कर्ष कितने शब्दों में, तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा 15 से 20 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो ना तो उससे आपको अंक मिलना है, न कोई लाभ तो होना नहीं है। बाकी अगर आप भूमिका या निष्कर्ष पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे तो आपका बीच का जो बॉडी है जहाँ से आपको अंक मिलना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कुछ लिंक्स हैं समृद्धि IAS का टेलीग्राम, आप लोग इससे भी जुड़िए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि IAS का, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। और दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल जो हैं आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। आपकी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ यहाँ से मिलती रहती हैं। अतः इन सभी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, ये बैच अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके कमेंट भी करिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि सर किसी अन्य टॉपिक पे जो है वीडियो बना दें तो आप उसको भी कमेंट करिएगा, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।